अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेंटर स्टेज। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, तहरीके अदम एतमाद को लेकर हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दावों और एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला ताहाल जारी है। अपोजिशन जहां तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सरगर्म है, वहीं हुकूमती नुमाइंदे भी अपनी इत्तेहादी जमातों और तहरीके अदम एतमाद की नाकामी के हवाले से एतमाद का इजहार करते नजर आते हैं। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगाने का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने आज अपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त की जिम्मेदारी आसिफ जरदारी को दी है। उन्होंने अपोजिशन को खबरदार किया है कि खरीदो फरोख्त का बाजार सजाने वाले सुन लें कि इमरान खान तुरब का पत्ता खेलेगा और सियासत में फरोख्त का बाजार जो शुरू हुआ है झाड़ू फिर जाएगा। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त का सारा इख्तियार 172 आदमी पूरे करने आसिफ जरदारी के ज़िम्मे लगाए। इमरान खान के इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े होंगे। जो बिकने और बकने वाले लोग हैं वो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इमरान खान को पता है कि किस वक्त उसने क्या कदम और फैसला करना है। जो अपोजिशन के लोग इमरान खान को समझ नहीं रहे, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैंने अभी आपको पार्लिमानी ज़ुबान में कहा कि वो तुरब का ऐसा पत्ता खेलेगा, ऐसा सियासी ड्रोन मारेगा कि ये नेस्तो नाबूद हो जाएंगे सियासी तौर पे। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों इत्तेहादी जमातों के मामले पर सियासी कायदीन की मुलाकातों की खबरों ने सियासी माहौल को गरमाए रखा। ताहम हुकूमत अपने इत्तेहादियों के हवाले से एतमाद का इजहार करती नजर आई है। आज भी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला तमाम जो इलाज हैं हमने आपस में डिस्कशन भी की, मशवरा भी किया, सब कुछ ठीक है। इंशाअल्लाह परेशानी की कोई बात, मुलाकातें तो होती रहती है, लेकिन जो हमने कमिटमेंट है उस कमिटमेंट से हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कल जनरल साहब भी जा रहे हैं और हम राबते में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं। हुकूमत जहां एतमाद का इजहार करती नजर आ रही है, वहीं अपोजिशन हुकूमत की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद करती नजर आती है। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमती पॉलिसीज और कारकर्दगी को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तहरीके अदम एतमाद आईनी हक है, ये ऑप्शन इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। तहरीके अदम एतमाद जो है, ये हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनकी जो ख्वाहिशात, उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर हमने ये फैसला किया है कि हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। इस हक को इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। आप एक साल के लिए आकर इस मईशत को कैसे जो है वो सहारा दे सकेंगे? आपको किसने कहा कि मैं एक साल के लिए आऊँगा और मैं आऊँगा? जो नाम ले रहे हैं मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। ये सब खुदा के हाथ में है। हुकूमत को एक जानिब अपोजिशन के लॉन्ग मार्च और तहरीके अदम एतमाद के चैलेंजेस का सामना है, तो दूसरी तरफ महंगाई भी एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त हुकूमत के लिए। चौधरी शुजात हुसैन ने भी ये खदशा जाहिर किया है कि मुआशी हालात दुरुस्त ना किए तो सबकी सियासत खत्म हो जाएगी। मुआशी हालात को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। एक जानिब जहां अदम एतमाद का मामला मुल्की सियासत का महवर है, वहीं एक और अहम मामला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा रूस है। गुज़श्ता रोज अपोजिशन वज़ीर आज़म के दौरा रूस की टाइमिंग पर तनकीद करती नजर आ रही थी। हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म के दौरा रूस को एक कामयाब दौरा करार दिया जा रहा है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने वज़ीर आज़म दौरा रूस के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए दौरे की तफसीलात बताई और अपोजिशन की तनकीद का भी जवाब दिया। इस दौरे के बाद मैं समझता हूं कि हमारा फैसला दुरुस्त था और हमारी जो डिप्लोमेटिक स्पेस है उसमें इजाफा हुआ है। यहाँ जो बहस चल पड़ी थी ना कि पाकिस्तान ने न जाने क्या कर दिया, या ना सोचे न समझे ये कदम ले लिया, पाकिस्तान को नुकसानात होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ सियासी लोग, मैंने बयानात देखे, कुछ मैंने ट्वीट्स भी देखे, वहाँ मॉस्को में घबराए हुए ट्वीट्स थे। और उसके बरक्स मैंने देखा कि जो मेरा वजीर आजम है इमरान खान, उस पर कोई घबराहट नहीं, इत्मीनान था, एतमाद था। वज़ीर आज़म के दौरे रूस के क्या असरात होंगे, एक बड़ा सवाल है। दौरे रूस से क्या हुकूमत मतलूबा अहदाफ हासिल कर पाएगी या नहीं? दौरे रूस क्या पाकिस्तान में तवानाई बहरान और मुआशी सूरत-ए-हाल में मुआविन साबित होगा या नहीं? इस पर हम आज के शो में बात करेंगे। और क्या मार्च में अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी? तहरीके अदम एतमाद पर क्या पेशरफ्त हो पाएगी? आइंदा दिनों में इत्तेहादी क्या फैसला करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है इत्तेहादियों का। क्या हुकूमत के अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं? हुकूमत के लिए असल चैलेंज क्या होगा? इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देता हूँ। PTI से जमशेद इकबाल चीमा साहब आज के शो में
हमारा साथ दे रहे हैं। अफनान उल्लाह खान नून लीग से और पीपल्स पार्टी से ससी प्लोजो विल बी द पार्ट ऑफ दिस शो। डिबेट का आगाज़ करते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सबसे पहले तो आपके पास आऊँगा मैं जहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे रूस पर अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही थी, वहीं आज बहुत सी चीज़ों को वाज़े कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो यही पूछना चाहूँगा मैं सबसे पहला सवाल आपसे कि कितना कामयाब दौरा था ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का? देखें, दौरा जो वज़ीर आज़म का, मैं समझता हूँ एक दौरा नहीं, दोनों ही दौरे, क्योंकि दोनों दौरे चूँकि ज़्यादा डिस्कशन जो होनी चाहिए थी, जो दौरों के हवाले से यू कैन से कि जो वहाँ एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो इकनॉमिक डेवलपमेंट होने जा रही है, या जो दुनिया में 70% जो ट्रेड है वो रीजनल ट्रेड है। और हमारा जो रीजन है, आप कह लें इंडिया, तो नॉर्मली हमारे क्राइसिस का शिकार रहता है, ऐसा हमसाया जो हमेशा क्राइसिस का शिकार रहते हैं हमारे तल्लुकात। बाकी जो एक्चुअली हमारा रीजन बनता है वो यही बनता है, आपका मिडल ईस्ट है, फिर आपका चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, अपना सेंट्रल एशियन स्टेट्स और रशिया, ये आपका रीजन है। इस रीजन में हमारे यहाँ सच्ची बात है पहली बार ट्रेड हो रहा है, या ट्रेड के लिए सारी जो एफर्ट्स हो रही हैं पहली बार हो रही है। दुनिया से हट के हमने परफॉर्म किया कि दुनिया 70% लोकल करती है, रीजनल करती है, और 30% बाहर करती है। हमारी बाहर ट्रेड ज़्यादा थी, लोकल कम थी। सो आप कह लें कि इस पे बजाय इसके बात होती, वो बात शुरू हो गई, आप ज़्यादा मतलब दौरा जो है वो दब गया इसमें, जो तहरीक अदम एतमाद। आपने पूछा कि सक्सेसफुल कितना है। मैं समझता हूँ पहली बात तो इसकी सबसे बड़ी सक्सेस है कि जो होना चाहिए था आज से, मतलब जो दहाइयों का देन था, 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले जो होना चाहिए था वो अब हो रहा है, उसकी डायरेक्शन ठीक हुई। दूसरा ये है कि हमारे पास जो पहले पैसे आए हैं, मोस्टली पैसे जो आए हमारे पास सी पैक में, वो कर्ज की शक्ल में आए, वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में नहीं आए। चाइना का जो दौरा था पाकिस्तान का, 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हुई, और उसमें जो रियल समर था वो सिर्फ सड़क नहीं था। पहले जो चीज़ें लगी हैं वो एक सड़कें हैं, और दूसरा आप कह लें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं। अब जो ज़्यादा जोर आ रहा है वो आ रहा है ऐसी, मतलब जो यू कैन से कि ये जो अपना इंडस्ट्रियल स्टेट्स और इंडस्ट्री, इस पे मेन फोकस इस पे आ रहा है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स और इंडस्ट्री। सो 20 अरब डॉलर की यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है। तीसरा, अब जो रशिया के हवाले से देखें तो देखें जो बेसिकली नॉर्मली जब कौम तरक्की नहीं कर रही होती या पीछे होती है, डेवलप नहीं होती, तो उस वक्त आपके पास ज़राअत अहम एक शोबा होता है। लेकिन जो आप तरक्की करते हैं, आपके पास एनर्जी एक बड़ा सेक्टर बन जाता है। बस जस्ट एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि अमेरिका की बहुत बड़ी ज़राअत है, एग्रीकल्चर बहुत बड़ी है उनकी, लेकिन वो 1% शेयर है उसका, पूरे जीडीपी में शेयर 1% है, और एनर्जी का 9% शेयर है, 9% शेयर एनर्जी का है। सो जो एनर्जी सेक्टर है वो बड़ा हो जाता है। सो हम चूंकि अब तरक्की कर रहे हैं, तो तरक्की करते हुए जो हमारा फ्यूचर है, हमारा बड़ा सेक्टर एनर्जी होगा। तो उसमें अगर आप एनर्जी के जो वसाइल हैं, जो उसकी तरसील है, अनइंटरप्टेड तरसील है, सस्ता होना, उसकी कैरेज ना होना, तो वो मैटर करेगा आपके फ्यूचर को, आपकी फ्यूचर की इंडस्ट्री को, आपकी फ्यूचर की सक्सेस को वो डिटरमिन करेगा। लिहाजा उस तरफ बात जो है वो बड़ी तेजी से आप कह लें गई है। लिहाजा जो रशिया के साथ मेन हमारा, देखें रशिया दुनिया में यू कैन से कि सबसे बड़ा एनर्जी का एक्सपोर्टर है। तेल में कंपैरिजन है इनका रशिया का और सऊदी अरेबिया का, लेकिन गैस में अगर देखें तो कंपैरिजन रशिया का और साथ आप पहले कतर या एक दो और मुल्क। सो बेसिकली आप कह लें कि ये एक बड़ा जरिया है एनर्जी का। तो हमारे साथ वो रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो फ्यूचर में बनते हैं, वो अलाइज जो स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं उसमें चाइना और रशिया ही बनते हैं। स्ट्रेटेजिक अलाइज में वो स्पेस हमें अमेरिका नहीं दे रहा, अमेरिका ने हमें वो स्पेस या मुकाम नहीं दिया। हमारी सारी हुकूमतों ने पिछली कोशिश करके देख ली, डू मोर के अलावा पिछले 20 साल से उसने कुछ नहीं किया हमारे साथ। सो बेसिकली यहाँ पे बड़ी सक्सेस और पार्टनर के तौर पर, अलाइज के तौर पर, दोस्त के तौर पर वो एक सक्सेस मिली है। हम किसी के गुलाम के तौर पर, किसी की आप कह लें कि हाथ
हथी छड़ी या किसी का हथियार के तौर पर, किसी के किराए के सिपाही के तौर पर हम रोल नहीं प्ले कर रहे। बेसिकली हम एक ट्रेडिंग पार्टनर और दोस्त और इलाकाई जो अलाइंस हैं उसके तौर पर हमारी एक डेवलप हुई है। जो सक्सेस है ये छोटे छोटे आप कह रहे हैं एग्रीमेंट से बढ़ के है, ये आपकी फ्यूचर की सिमत तय कर रहा है, आपकी फ्यूचर की जो सॉवरन आप कह लें लिबर्टी है, सॉवरन फ्रीडम है, वो तय हो रही है। यहाँ पे बड़ी सपोर्ट, ये बड़ी जो यू कैन से कि बड़ी सक्सेस जो है उसका जिक्र हो रहा है। लिहाजा दौरा बड़ा सक्सेसफुल था। और इसमें जो एक क्वेश्चन मार्क आता है जी कि वज़ीर आज़म को इस टाइमिंग क्या थी, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए शायद बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट होती कि अगर हम ये हौसला ना करते उस वक्त कि दौरा हम कैंसिल करते। एक तो हम पोजीशन में नहीं थे और दूसरा शायद दुनिया में हमारी ज्यादा जग हंसाई होती। और जो हमारा माजी रहा है उस माजी के होते हुए तो ये होता कि शायद अमेरिकन प्रेशर में हमने दौरे को कैंसिल किया है और हम शायद को ट्रस्टवर्दी नहीं है एज ए कंट्री, एज मतलब आप कह लें कि हुकूमत हमको ट्रस्टवर्दी नहीं है अपने जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ चलने के हवाले से। सो मैं समझता हूँ कि हर हवाले से ये एक हमारी जो माजी की एक तारीख थी उसे हमने डिफरेंट बिहेव किया है। बिल्कुल सही, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जमशेद साहब। शशि प्लेजू साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं। पीपल्स पार्टी ने खास तौर पर खुलकर तनकीद की थी वज़ीर आज़म के दौरा रूस के हवाले से। आपकी तरफ मैं बाद में आता हूँ शशि साहब। अफनान साहब आपकी तरफ मैं पहले आऊँगा। हुकूमत और हुकूमती तर्जुमान जहाँ इस दौरे को बड़ा कामयाब करार दे रहे हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होगी और जो प्योरली ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब का ये जो दौरा रूस था ये ट्रेड को लेकर था। वज़ीर आज़म साहब जाने से पहले भी कह गए थे कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने नहीं जा रहे। इसके बावजूद अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही है, क्या वजह है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पहली दफ़ा नहीं है कि इमरान खान साहब के दौरे के बाद जो है वो बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं, या कोई अगर कोई बड़ा हेड ऑफ़ स्टेट आया है तो उसके जाने के बाद बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं। तकरीबन इस हुकूमत को 3.5 पौने 4 साल होने को हैं। और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एक हमारा बड़ा करीबी मुल्क दोस्त मुल्क है, उसके हेड ऑफ़ स्टेट ने दौरा किया और कहा रिफाइनरी लगाएंगे। $20 अरब का जो है वो ऐलान हुआ हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज तक उधर एक टके की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। तो ये ज़बानी जमा खर्च करना बड़ा आसान काम है। मैं कह दूं जी $50 बिलियन आ रहे थे, $20 बिलियन उधर से आने थे, 25 उधर से आने थे, 5, ये सारा ज़बानी जमा खर्च है। 3.25 साल होने को हैं, आवाम आपसे ये पूछ रही है कि कितने मोटरवेज़, कितने डैम, कितने बिजली के कारखाने, कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी आपने क्या किया है। अब इस वक्त डिलीवरी का टाइम है। इस वक्त जो है वो मुआहदे करने का या मुस्तकबिल की जो वो है उसको सेट करने का टाइम नहीं है। तो ये जो चीन का भी दौरा था उससे भी अगर आप इनसे पूछें तो ज़बानी जमा खर्च तो है, मगर इन रियलिटी $1 अरब भी आज तक इमरान खान साहब को जो है वो नहीं मिला है एज एन इन्वेस्टमेंट। हम तकरीबन $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आए थे, जिसमें से तकरीबन कोई $33 बिलियन की इन्वेस्टमेंट खाली एनर्जी सेक्टर में थी। उसके अलावा 1700 किलोमीटर की मोटरवेज हमने बनाई। आप हाल ये देखें कि जो एक हिस्सा था मोटरवे का नॉर्थ साउथ हैदराबाद सक्कर, वो 4 साल होने को है, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ उस पर काम। अभी तक टेंडर होता है, फिर रीटेंडर हो जाता है, फिर टेंडर होता है, फिर रीटेंडर हो जाता है। तो एक पैच था, आपने वो बनाना था, आपसे वो भी नहीं बना। आपने कहा कि जी हम जो हैं वो CPEC 2 करेंगे, जो है इंडस्ट्री चाइना से पाकिस्तान आएगी, जो हमारा ओरिजिनल प्लान हमारा था। लेकिन चले ठीक है, आपको 4 साल बाद याद आ गया, अच्छी बात है। आप सिर्फ ये आवाम को बता दें और हमें भी बता देंगे कितनी इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आ चुकी है और कितनी आने वाली है। अगर आप ये बताएंगे आपकी और जो काम होगा उसको जो है वो हम एक्नॉलेज करेंगे। अब बात रहेगी शेख रशीद साहब की, आपने शुरू में जो है वो दिखाया था मामला। देखें शेख साहब जो है ना, वो उनके आप बयानात उठा के देख ले कि वो मुशर्रफ के आखिरी टाइम पे क्या बोलते थे। ठीक है, हम जरूर अदम एतमाद, वो कहते थे हम 10 दफा वर्दी में इलेक्ट करेंगे।
ٹھیک ہے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے آگے جا کے. عفنان صاحب, میں ذرا اس ٹاپک کو تھوڑا کلوز کرتے ہیں. سسی صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو چاہتا ہوں میں اس پہ. سسی صاحبہ, آپ نے جمشید صاحب کی گفتگو سنی. آج بھی شیخ رشید صاحب کی جانب سے یا شاہ محمود قریشی کی جانب سے جو وزیر اعظم کے دورہ روس کے حوالے سے جو بیان دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ بہت سکسیسفل یہ وزٹ رہا ہے وزیر اعظم کا, یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر حکومتی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت ایک کامیاب تجربہ تھا, تو اپوزیشن کیوں تنقید کر رہی ہے وزیر اعظم کے دورے پر؟ شکریہ سکھیرا صاحب. سب سے پہلے تو میری معذرت کہ میں لانگ مارچ کی ہم تیاریوں میں ہیں, تو ٹریول کر رہے ہیں, نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے, تو آئی کوڈنٹ ٹرائنگ مائی بیسٹ. دیکھیں, کامیابی کے تقاضے اور پیمانے کیا ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ سب سے پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ معاشی, خارجی, داخلی حوالوں سے یہ بڑے اہم محاذ ہیں. اس میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ڈلیوری نہیں کر سکی ہے. وہ کچھ جو دکھانا تھا جو مینیفیسٹو میں بیان کیا جاتا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ اس وقت افراتفری کی ماحول ہے. ٹھیک ہے, رشیا کے ساتھ بھی ہمارے نیچرلی ہونے چاہیے, اور ہم پارٹی نہیں بننا چاہتے. خطے میں ریجنل حوالے سے بڑے سارے چیلنجز ہیں. نیچرلی ہمیں بھی بہت سارے ممالک کی چائنا کے ساتھ علاوہ بھی سپورٹ چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس وقت ایسی چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں آپ کو سامنے سے کامیابی تو اس طرح نہیں مل رہی نا. آپ جو ہے ایک جنگی صورتحال ہے جس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہم, آپ یا کوئی بھی ذی بندہ نہیں چاہتا ہوگا, چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو, وہ عام سٹیزن, یا پاکستان میں رہتا ہو, یا رشیا میں ہو, وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ جنگ ہو, خواتین بیوہ ہوں, بچیاں یتیم ہوں, یا اسکول تباہ ہو جائیں. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی پوزیشن واضح بھی کرنا تھی تو ہم تھوڑا سا ٹائم یا ٹائمنگ کے حوالے سے تھوڑی سی پالیسی اگر بنا لیتے تو میرے خیال میں چیزیں دیر پا دور رست. اور یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا کام, یہ ہوتی ہے ویژنری ایک ٹیم کا کام, اور اس میں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ صحیح ہوتے ہیں. کہ داخلی حوالوں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ملک کی ہیں اندرونی پولیٹیکل, وہی محاذ جو ہے پٹا پڑا ہے. پھر خارجی حوالوں سے بھی ریاست کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن جو مملکت ہوتی, جو حکومت ہوتی ہے, اس کی بھی تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو وہ ویژن تو حکومت نے دینا ہوتا ہے. تو خان صاحب میرے خیال میں جو مس کیلکولیشن میں زیادہ چلے جاتے ہیں, وہ چیز جو ہے اس کا جو رزلٹ اورینٹڈ چیز ہونا ہوتی ہے. رشیا بالکل, ہم بھی جو ہے اس قبیلے سے رہے ہیں پاکستان میں جہاں اس وقت جو ہے رشیا کے حوالے سے بڑا, لیکن اس وقت ہمیں دیکھنا ہوگا خطے میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. سسی صاحبہ, مجھے ایک بریک کی جانب جانا ہے, اور بریک سے واپس آتے ہیں تو ان تمام سوالوں کا جواب جمشید صاحب سے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی جمشید صاحب, آپ نے اپوزیشن کی گفتگو ساری سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ مس کیلکولیشنز کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ٹائم جب پی ٹی آئی کا ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہے تو آپ اس وقت معاہدے کرنے پر لگے ہوئے ہیں, اور خاص طور پر یہی سب سے بڑا اعتراض ہے اپوزیشن کا کہ آپ معاشی, داخلی اور خارجی صورتحال میں اس وقت ناکام نظر آ رہے ہیں. کیا جواب دیں گے, کیا رسپونڈ کریں گے آپ اپوزیشن کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو ڈاکٹر عفنان نے کہا کہ انہوں نے وہ 55 ارب روپے کی انویسٹمنٹ لے کے آئے تھے. اکنامک سروے آف پاکستان میں آپ فگر دیکھیں, ان کی جو انویسٹمنٹ ہے $1600 ملین سے لے کے $2400 ملین کی 5 سال کی, یہ کچھ $10.5 ارب کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اکنامک سروے آف پاکستان میں لکھا ہوا ہے. مسلم لیگ نون کے دور میں $10.5 ارب کی ٹوٹل انویسٹمنٹ سارے ملکوں سے ملا کے آئی تھی. یہ لکھا ہوا ہے, اس میں کوئی بات اگر غلط ثابت کریں تو پھر چلو کیا میں کہوں آگے. ہم اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں جو انویسٹمنٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی ٹوٹل $1300 ملین $1.3 بلین سالانہ اوسطاً انویسٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے, ہمارے دور میں جو انویسٹمنٹ ہے یہ کوئی تقریباً یہ بھی آلموسٹ اتنی ہی ہے, 10.5 اور 11 تقریباً اس وقت آ رہی ہے. کوئی یو کین سے ہمیں 3 سال ہوئے ہیں. یہ کوئی $7200 ملین, مطلب کوئی $7.2 بلین کی ابھی تک انویسٹمنٹ آئی ہے. یعنی ہماری جو انویسٹمنٹ پچھلے سالوں میں آ رہی تھی, ایف ڈی آئی ہے, ایف ڈی آئی کا ٹرینڈ تقریباً وہی ہے جو پچھلے سالوں میں آیا. پھر انہوں نے کہا کہ کتنے کیے ہیں انہوں نے, یو کین سے کہ یہ والے پروجیکٹ کتنے کمپلیٹ کیے ہیں. ان کے دور میں جو پروجیکٹ اپنا اس کے سی پیک کے کمپلیٹ ہوئے تھے 0 تھے, ہمارے دور میں 7 ہوئے ہیں. ان کے دور میں جو سٹارٹ ہوئے تھے وہ 10 تھے, ہمارے دور میں سٹارٹ جو ہوئے وہ 9 ہیں. ان کے دور میں جو سڑکیں بنی تھیں وہ جو آپ کہہ لیں بجلی کے کارخانے لگے تھے وہ 3700 یا 3800 میگا واٹ کے تھے, ہمارے دور میں
5300 लगे हैं, 5300 मेगावाट के चले हैं, जो प्लांट चले हैं इस वक्त चले हैं। फिर अगर हम सड़कें देखें तो सड़क की एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट इक्वल है। सो लिहाजा जो इनका क्लेम है जी हमने सड़कें बनाई, हमने ये किया, हमने आप कह लें कि इनसे कोई एक आध ऐसी चीज़ है जो बराबर है, बाकी चीज़ों में हम इन्हें लीड में है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लिहाजा वो क्लेम ही गलत है, इन्हें ज़्यादा मैं समझता हूँ यहाँ ज़्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। पीपल्स पार्टी के बारे में कहूँगा, पीपल्स पार्टी एक आउटडेटेड पार्टी है, सच्ची बात है। ये बड़ी पुरानी सियासत करते हैं, ये सियासत से नई सियासत से इनका तल्लक कोई नहीं है, इनका लोगों की इकानमी से कोई तल्लक नहीं है। चक्कर देना, बात करना, किसी के हकूक ना देना, पैसे खा जाना, पैसे रख लेना, ये उस तरह की सियासत करते हैं। ये तो आके जस्ट यहाँ पे ना एक पंजाबी में कहते हैं जनरलाइज किस्म की गुफ्तगू करते हैं, उसका सर पैर होता नहीं है, बताना की कोशिश कर रहे होते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को करना क्या चाहिए। खुद मतलब आप देखें जो लीडरशिप है इनकी, लीडरशिप क्या है, जरदारी साहब लीडरशिप है, अद्दी लीडरशिप है, आप कह लें कि खुर्शीद शाह लीडरशिप है, ये आउटडेटेड लोग हैं। इनको किसी आप कह लें कि ना ज़मीनी हक़ाइक़ का पता, ना इनको इकोनॉमिक्स का पता, ना इनको सियासत का पता। ये तो एक देहात में बैठे हुए देहाती लोग हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, इस तरह की छोटी मोटी बात करते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कराची के हकूक उसको नहीं दे सके, करना इन्होंने क्या है, गवर्नेंस इनका तल्लक ही कोई नहीं है। जी बिल्कुल, बात करना मुनाफा। मैं यही सवाल लेके ऑपोजिशन के पास जाऊंगा। अफनान साहब, सबसे पहले आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? जो फिगर्स आप कोट कर रहे थे, जमशेद चीमा साहब ने तो कह दिया है कि हमने आपसे जो फिगर्स आपने कोट किए हैं, FDI के हों या तरक्की के हों या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हों, वो इस टाइम फिगर्स आपकी हुकूमत से ज़्यादा आगे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। देखें, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके मैं इनके अपने मिनिस्टर की बात कोट कर देता हूँ, ठीक है। इनके अपने एनर्जी के मिनिस्टर ये बहुत दफ़ा ये वाली बात कर चुके हैं कि हमने $33 बिलियन के जो हैं वो कारखाने महंगे लगाए। ये इनके अपने अल्फाज हैं, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक दफ़ा नहीं, ये दर्जनों दफ़ा PTI के वज़रा टीवी में बैठे कह चुके हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट लगाए थे, वो प्रोजेक्ट जो लगाए थे, मेरी गुजारिश सुने, हमने 4 LNG के प्रोजेक्ट लगाए। मेरी गुजारिश सुने ना, लिखी पड़ी बात करें। गुजारिश में प्रोजेक्ट गिनवा रहा हूँ ना, प्रोजेक्ट तो सुने ना चीमा साहब। मैं प्रोजेक्ट गिनवा रहा हूँ ना, आप प्रोजेक्ट तो सुन लें। 4 LNG के पावर प्लांट किसने लगाए पंजाब के अंदर? पोर्ट कासिम के अंदर 1400 मेगावाट का कोल फायर्ड पावर प्लांट किसने लगाया? गुजारिश सुने ना, गुजारिश तो सुन ले मेरी, मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश तो सुन लेना आप। हमने कैनप के अंदर 2200 मेगावाट के पावर प्लांट किसने लगाए? हमने साहिवाल के अंदर कोल फायर्ड पावर प्लांट किसने लगाया? ये बताएं ना, क्या कहते हैं ये आवाम सुन। नीलम झेलम डैम किसने कंप्लीट किया? तरबेला की एक्सटेंशन किसने की? ये प्रोजेक्ट मैं गिनवा रहा हूं, आप अपने प्रोजेक्ट गिनवाएं। क्या पूरा पाकिस्तान नहीं जानता कि इस्लामाबाद से लाहौर से मुल्तान से सक्कर मोटरवे किसने बनाई है? आप तख्तियों पे तख्तियां लगा के हमारे प्रोजेक्ट नहीं लेके जा सकते। क्या पूरा कराची नहीं जानता कराची हैदराबाद मोटरवे किसने बनाई है? क्या पूरा कराची नहीं जानता लियारिया एक्सप्रेसवे को किसने कंप्लीट किया? ये बातें खाली हवा में कर देना, क्या कहते हैं कि आप मुझे प्रोजेक्ट गिनवाएं। ये जरूर हुआ है कि हमारे लगाए हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने तख्तियां लगाई हैं। इसके वो भी जो हम 80% काम कर गए थे, आपने उसको 20% 10% कंप्लीट करके अपनी तख्ती लगा दी है। वरना अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया होता तो मैंने आपको बता दिया है कि मोटरवे में नंबर 1 प्रायोरिटी हैदराबाद सक्खर थी, आज तक नहीं बन सका। चौथा साल शुरू होने को है आप लोगों का। तो और फिर आप जिस चीज के ऊपर हमें क्रिटिसाइज करते हैं, आप उसके ऊपर खुद क्या कहते हैं वो ले रहे हैं क्रेडिट। आप लोग कहते रहे कि हमने बिजली के कारखाने लगाए हैं, आज आप कह रहे हैं कि हमने लगाए नहीं, आप लोगों ने लगाए हैं। ये कैसे हो सकता है? फिर इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की। जी मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाऊं। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने अभी ट्रेड इकोनॉमिक्स का डेटा चेक किया है। हमारी एवरेज तकरीबन 600 से 500 मिलियन डॉलर पर एनम आ रही है। इनकी जो है वो 200 से 300 मिलियन डॉलर पर एनम आ रही है। अगर आप मैं थर्ड पार्टी की क्या कहते हैं, अगर आप कहेंगे मैं भी आपको हमारी भी 2 अरब, ठीक है ना? मैं नहीं 2 अरब यही कह रहा हूँ, हमारी आपसे बहुत ज्यादा है। 2 अरब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हमारी आपसे बहुत ज्यादा है। उसके अंदर तो अगर डॉक्टर साहब मैं आपको ट्रेड इकोनॉमिक्स का डेटा शेयर कर दूंगा। मैं आपको डेटा शेयर कर दूंगा चीमा साहब, आप वो डेटा देख लीजिएगा। बात ये है
کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا اس ملک کے 22 کروڑ عوام اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ نواز شریف نے اس ملک کی خدمت کی ہے؟ کیا اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کو نہیں معلوم کہ موٹر ویز کس نے بنائی ہیں؟ کیا اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ بجلی کے کارخانے کس نے لگائے ہیں؟ آپ صرف زبانی جمع خرچ کر کے ہمارے لگائے ہوئے پروجیکٹس کی جو ہے وہ کریڈٹ نہیں لے کے جا سکتے. آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم نے جانا چاہوں گا. بالکل, مجھے ایک بریک کی جانب جانا ہے. میں سسی صاحبہ سے لاسٹ کامنٹ لینا چاہتا ہوں. سسی صاحبہ, جمشید چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی تو بات ہی نہ کریں, ترقی کی بات کیا کرنا, سندھ کی حالت آپ کے سامنے ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو پارٹی ہی اولڈ اسکول تھاٹ والی پارٹی ہے, آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں آپ. جمشید چیمہ صاحب کا کہنا ہے. He knows that we are the ones who have saved this country not once but again and again. اور یہ ان کو پتا ہے. اب بخارات کا عالم میں جمشید کا اور ان کی پارٹی اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہے. آخری دن ہے, ظاہری بات ہے, نہ خارجی معاملات میں ان کا کچھ ہو پا رہا ہے نہ یہاں. لانگ مارچ کی ہماری تیاریاں زور شور پہ ہے اور حکومت کے تابوت میں آخری قلعہ سیاسی طور پر یہ کیل ثابت ہونے جا رہی ہے. جناب دیکھیے, ہماری پارٹی میں سب سے ینگ لیڈرشپ ہماری پارٹی, سب سے زیادہ پڑھی لکھی لیڈرشپ ہماری, سب سے زیادہ قربانیاں ہماری. پاکستان جس کی زمین پر پیاؤں رکھ کر اس وقت زمین سے اس وقت اور ان کی چیمہ صاحب کی فیملی اور یہ پارٹی اور پورا ملک چل رہا ہے, اس زمین کو بچایا ہے اپنا خون دے کر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی لیڈرشپ میں. اور پڑھی لکھی باوقار, ایسی نہیں کہ ان کا جو ہے دگلا معیار ہو. یہ تو ہپوکریٹ لوگوں کی جو ہے گروہ ہے, پارٹی نہیں ہے پیچھے. آئی ایم سوری بٹ آئی ہیو ٹو say it again and again because you know this is obvious, it's so obvious. اب بات یہ ہے ہم اپوزیشن ہیں and we got each and every right to push ہر لیول پر, چاہے وہ آپ کا پارلیمنٹ کے جو ہے اندر ہو, یہ آپشن ہے ہمارے پاس, بالکل وہ آپشن یوز کر رہے ہیں متضاد اپوزیشن کے ساتھ. یہ بڑی اسٹرانگ اس وقت تبھی اپوزیشن ہے جس سے یہ لوگ خوفزدہ ہو کر دل میں چھپ گئے ہیں. اتنا کہ ترجمانوں کے ہر وقت انہوں نے کام کے بجائے ترجمانوں کی میٹنگز کو گزارا کیا. اب حالت یہ ہے کہ نہ یہ عالمی لحاظ سے ان کی کوئی چیز یا منزل بکرا ہے, نہ ان کا جو ہے یہاں اتنے لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو چکی ہے. لیکن ہم ہمیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹرین کے روز حادثات ہو رہے ہیں, معاشی ٹیم ان کی تباہ خطرناک ختم ہو چکی ہے. اس وقت سندھ میں جہاں سے میں بیٹھ کر ابھی بات کر رہی ہوں, ان کی اتنی کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہے. سکھیرا صاحب لیٹ می ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آرٹیکل 158 کی 3 وائلیشن ہے کہ گیس کی اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ ہے, پانی اس وقت بند ہے, زراعت کا جو چیمہ صاحب ہر وقت غلط ریئلی کبھی کبھی ہمارا پتہ نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے سسی صاحبہ, ہم بالکل مہنگائی پہ بھی بات کریں گے. آپ کا یہ پوائنٹ لے کے بالکل ہم جمشید صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کا کوئی everybody knows that. ٹھیک ہے سسی صاحب, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد بتائیں یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک لانے کے حوالے سے جو میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, خاص طور پر جو لانگ مارچ کا کہا گیا اپوزیشن کی جانب سے, بلکہ اگر کہا جائے گرینڈ اپوزیشن کی جانب سے تو غلط نہیں ہوگا. اب وہ ٹائم قریب آتا جا رہا ہے. اب اپوزیشن کی اس پہ کیا تیاری ہے اور کیا تعین کر لیا گیا ہے ٹائمنگز کا, یہ اب جانتے ہیں اپوزیشن سے. عفنان صاحب سٹارٹنگ فرام یو. دیکھیں, جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کا جو وقت ہے وہ ایگزیکٹلی تو ریویل ابھی ہم نہیں کر رہے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ آنے والے جو چند ہفتے ہیں وہ بہت اہم ہیں. ہم نے جو ہے اپنا ہوم ورک کافی حد تک کر لیا ہے. آپ سمجھ لیں کہ 70-80% کام ہو گیا ہے, مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ڈیسائیڈڈ, جس پہ ابھی مطلب ڈیلیبریشنز چل رہی ہیں, تو وہ جب مکمل ہوں گی تو ہم ایک پوری پلاننگ کے ساتھ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ لے کے آئیں گے, اور وہ بہت جلد آ جائے گی. مطلب بہت زیادہ لمبا ٹائم آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. مطلب مارچ کے مہینے میں یہ سب ہوگا؟ ہاں جی, دی آئیڈز آف مارچ, جو رومنس کہتے تھے نا, دی آئیڈز آف مارچ. تو مارچ میں موسٹ پرابلی آپ دیکھیں گے کہ بڑی تبدیلی جو ہے وہ آ جائے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم پہ عوام کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ ہم جو ہے وہ اس حکومت, کیونکہ یہ اکنامک فرنٹ کے اوپر حکومت جو ہے وہ بری طرح فیل ہوئی ہے, اور جس طرح مہنگائی نے اپنا سر اٹھایا ہے, جس طرح جو ہے وہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھی ہے, اس کی وجہ سے ہم, آپ یقین کریں, روڈ پہ چلتے ہیں, لوگ ہمیں روک کے بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی قصور ہے. حالانکہ ہمارا قصور نہیں ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ کا قصور ہے, آپ ان کو کیوں نہیں گھر بھیجتے, اگر ہم مر جائیں گے اگر اس طرح مہنگائی چلتی رہی. ظاہر ہے پھر اب عوامی پریشر کی وجہ سے ظاہر ہے ہمیں اب پھر یہ والا کام
جو ہے وہ کرنا پڑے گا. صحیح. سسی صاحبہ، پیپلز پارٹی کی کیا تیاری ہے لانگ مارچ کو لے کے اور تحریک عدم اعتماد کو لے کے؟ جو شامل ہو رہے ہیں ابھی سے ہی ایک ماحول بنا ہوا ہے. اس کی بیلٹ سے لے کر آپ گھوٹکی تک جائیں, گھوٹکی سے لے کر آپ بلوچستان کے بارڈر والے جو اضلاع تک جائیں, پنجاب تک جائیں, گجرانوالہ کی تیاری دیکھیں, فیصل آباد کی دیکھیں. تو ویسے بھی ہم سے تو ہمارا مینڈیٹ دھاندلی سے چھینا جاتا تھا. اس وقت لوگ اتنے مہنگائی سے عذاب میں ہیں کہ جو پیپلز پارٹی میں نہیں بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جو اس سے نجات دلا سکتے ہیں, اور اپوزیشن ہوتا بھی ہے اس وقت متضاد. تو لانگ مارچ کی تیاریاں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی رہنمائی میں بالکل عروج پر ہیں. پرسوں انشاءاللہ مزار قائد سے ہم نکلیں گے, پھر میرا ضلع ہے ٹھٹا, ملی ٹھٹا, پھر سجاول سے لے کر آگے جو ہے کریں گے. اور آپ دیکھیے گا نہ صرف ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے, اور وہ پیپلز پارٹی کو اور چیئرمین بلاول صاحب کی اس جو ہے اعلان کو لبیٹتے رہے ہیں. اور باہر پارلیمنٹ سے باہر یہ پیسفل اسٹرگل جو بھی ہمارے ابھی سے کامیاب ہے, مبارکباد مل رہی ہے, لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں. اور ہر جگہ صحیح صبح کی مینیفیسٹیشن جو ہے اس کی جھلک اس رنگ میں نمایاں ہے لانگ مارچ کے حوالے سے. اوکے, جمشید چیمہ صاحب, گورنمنٹ کی کیا تیاری ہے؟ کوئی پریشر ہے گورنمنٹ پہ؟ از اٹ اے چیلنج فار یو یا بالکل ایزی فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں, گورنمنٹ پہ جو چیلنج ہوتا ہے یا پریشر ہوتا ہے وہ پرفارمنس کا ہوتا ہے, اور ہونا بھی وہی چاہیے. دوسرا جو پریشر ہے یہ اپوزیشن کیا کر لے گی, وہ سچی بات ہے وہ دور تو گزر گیا کہ اب سڑکوں پہ آ کے حکومت چینج کر لیں. سڑکوں پہ آ کے حکومت چینج کرتے تو ہم کر سکتے, تو ہم 126 دن کے دھرنے میں کر لیتے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اب پاسبلٹی نہیں رہی. باقی رہ جاتی ہے بات, یو کین سے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد یہ بھی کبھی ہماری ہسٹری میں سکسیسفل نہیں ہوئی, اب بھی نہیں ہوگی. پھر یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنے زیادہ پارٹیز ہوں اور اپنے اپنے مفادات, اپنے اپنے نظریات, ماضی کی دشمنیاں, اینیمیٹیز موجود ہوں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو, بار بار ہو چکا ہو, بول آپ اتنا کچھ چکے ہوں, تو لوگ آپ کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. پھر یہ کہ ریزن کو نہیں ہے. ریزن جو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے, اکنامک فرنٹ پہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے, تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کچھ کریں. دیکھیں, سمپل سی بات ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب کراچی میں رہتے ہیں, اگر کراچی میں رہتے ہیں پھر تو بات ٹھیک ہے کہ آج پیپلز پارٹی اپوزیشن نہیں ہے, یہ گورنمنٹ ہے. یہ تقریباً کچھ 4.5-5 کروڑ لوگ ہیں وہاں. 5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ایک چھوٹے میڈیم سائز کے ملک کا آپ کہہ لیں کہ ایک حکومت ہے. میڈیم سائز کے ملک میں جو بڑی چیزیں ہیں وہ آپ کا تعلیم ہے, وہ آپ کا لا اینڈ آرڈر ہے, زراعت ہے, انڈسٹری ہے, بلدیات ہیں, یو کین سے کہ یا وہاں پہ جنگلات ہیں, اریگیشن ہے, زراعت ہے. کون سا ایسا فرنٹ ہے جہاں پہ گورنمنٹ اوپنلی کرپشن میں انوالو نہیں ہے, لوگوں کے حقوق نہ دینے میں آپ کہہ لیں کہ ملوث ہے, زمینوں پہ قبضے, ہاریوں کا پانی چوری کرنا, یا آپ کہہ لیں چھوٹے زمیندار کا پانی چوری کرنے سے لے کے کراچی کے گندے نالے, کراچی کی انڈسٹری کا تباہ ہونا, کراچی کے انفراسٹرکچر کا تباہ ہونا, کراچی کو بلدیات میں حقوق نہ دینا. کون سی ایسی چیز ہے جو اٹریکشن ہو عوام کے لیے, کوئی آپ عوام اٹریکٹ ہوتے ہوں کہ بلاول صاحب اگر وہاں سے سندھ سے اٹھ کے آئیں تو یہاں آگے گورننس بہتر کریں گے. یہ دیکھیں, کوئی نئی پارٹی ہے نہیں, یہ ایک بڑی پارٹی تھی, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی, سب سے سخت جان پارٹی, جس کو مارشل لا ختم نہ کر سکا, لیکن ان کی کرپشن نے یا آؤٹ ڈیٹڈ جو سوچ تھی اس نے ختم کر دیا. اب ایک نیا انفارچونیٹ پروسیس ہوا, ایک نئی انفارچونیٹ سچویشن یہ ہوئی کہ جو آپ کہہ لیں کہ والدین نے جو کچھ کیا, بچے ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. بچے ان کے جو ماڈل تھا سیاست کا کہ آپ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں, کھا بھی لیں لگا بھی لیں, تھوڑا لگا لیں زیادہ کھا لیں, یا آدھا لگا لیں آدھا کھا لیں, یہ جو ماڈل ہے, یہ ماڈل جسے میں آؤٹ ڈیٹڈ ماڈل کہتا ہوں, وہ یہ ماڈل ہے. اس ماڈل کو جب بچے لے کے چلیں گے, آئیڈیلائز کریں گے ایسے والدین کو جن کو سزائیں ہوئی ہیں, جو ان کی آدھی عمر باہر جیلوں میں گزر گئی آپس میں, اور جن کے کوئی پردہ نہیں رہا اس عوام میں, یا آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کا پردہ نہیں چھوڑا, آج کٹھے ہو کے چل پڑے ہیں, یا کٹھے ہو کے بیٹھتے تو لوگ ہنستے ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو جیلوں میں رکھا 11 سال 12 سال, تو یہ کر کیا رہے ہیں آپس میں.
तो मैं समझता हूँ कि हमें इनसे तो खतरा नहीं है। हमारा काम बेसिक ये है कि हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दें, हम आवाम के लिए बेहतर करें। वो ठीक है चीमा साहब, एक जमील एक मिनट बात कर लेना। देखें मैं सिर्फ एक बात करूं कि ये जो अभी रिसेंट हुआ है आपका कोरोना के दौरान दुनिया की मिडिल क्लास छोटी हुई है। दुनिया की मिडिल क्लास से 13 करोड़ लोग निकल के तो पुअर क्लास में आए। पाकिस्तान में इस दौरान 6%, 36% से बढ़ के मिडिल क्लास 42% हुई है। और इन दो जो आपके बैठे हैं, सस्सी प्लेजो साहब बैठी हैं और डॉक्टर अफनान साहब बैठे हैं, इनके 10 साल दौर में 2008 में जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास थी 42% थी, और ये जब गए तो पाकिस्तान की मिडिल क्लास 36% रह गई। अब दोबारा 42% हुई है। ये इनकी गवर्नमेंट थी, ये इनके आप कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी। सो ये क्लेम इनका गलत है। ऑल राइट, एक ब्रेक लेते हैं जी, के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अफनान साहब, हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है? देखिए, ये इल्ज़ाम जो है ये दुरुस्त नहीं है। अगर कोई ऐसा MNA है जिसको हमने कोई ऑफ़र की है तो वो उसको सामने ले आएँ और जो है वो बताएं। या कहते हैं हम कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। ये ज़रूर है, क्या कहते हैं कि हमारी पार्टी की जो टिकट उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। लोगों को मालूम है कि आवाम में हमें बहुत ज़्यादा पेजराई है हमारी। आप चाहे वो बाई इलेक्शंस का रिज़ल्ट देख लें, चाहे आप कैंटोनमेंट के लोकल बॉडीज़ का रिज़ल्ट देख लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि PMLN की टिकट की वर्थ बहुत ज़्यादा है। और उसके अंदर ज़रूर क्या कहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो हमारी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े। ये एक हकीकत है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन हम किसी भी किस्म की कोई हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं है। मैं पावर्टी से रिलेटेड एक बात बता दूं, मैंने अभी चेक किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है 2015 की कि पाकिस्तान में पावर्टी जो थी वो 24.3% थी। और वर्ल्ड बैंक की 2021 की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में इस वक्त पावर्टी 39.3% है। तो पिछले तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर पावर्टी जो है वो 15% बढ़ी है, जिसका मतलब ये है कि 2.5 से 3 करोड़ लोग पावर्टी की लाइन से नीचे गए हैं जब से PTI के। ठीक है अफनान साहब, मेरे पास वक्त कम है। ससी साहिबा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो ज़राए से खबरें आ रही हैं कि इन मुलाकातों में जो ऑफर्स की जा रही हैं, किसी को वज़ारत आला की तो किसी को वज़ीर आज़म की, इसमें किस हद तक सच्चाई है? खैर साहब, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, चीमा साहब का क्योंकि हुकूमत का आखिरी वक्त है, हुकूमत तो नाम की थी, इंटरनेशनल ट्रांसफर इंटरनेशनल से लेकर दूसरे डेस्क आप देखें इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। खुद बल्दियाती इलेक्शन में ये बुरी तरह पिटे हैं PTI वाले, तो खुद उनके वज़ीर आला ने कहा कि महंगाई हम नहीं कंट्रोल कर सके, वही मुंह को में आ रही है। यानी 3 सालों में सिर्फ पेट्रोलियम की कीमतों को देखें 65 रुपए, यानी उन्होंने कुल मिलाकर वो बढ़ाए, अभी बढ़ाने वाले। जो बिजली है वो भी अभी बढ़ने वाली है। तो जो आपके LNG के हवाले से दूसरी जो पार्लियामेंट में तो कभी मुआहदे वो लेकर ही नहीं आए। इसी तरह दूसरे भी जो एग्रीमेंट थे वो सोलो फ्लाइट या मुंह को खानी पड़ी। अब ये बात ये है कि ये तो पिक्चर के ये जाने वाले दीवार पे लिखा नजर आ रहा है, तो इन पर हमें नहीं है। अब रहम भी आता है कि जो टाइम मिला वो कुछ नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी कल का भी वो एक रोशन माजी है पाकिस्तान को, जिसने बचाया, दफा दिया, और आने वाला सुबह का सवेरा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इससे ये तकलीफ मत आए, वो ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मेरे पास वक्त कम है, मुझे लास्ट कमेंट लेना है जमशेद साहब से, बहुत कम वक्त है साहबा। मैं जमशेद साहब, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ये कहते थे कि अगर ये तहरीके अदम एतमाद लाएंगे और अगर वो मैं हुकूमत से बाहर हो गया तो मैं इनके लिए बड़ा खतरनाक हूँगा अपोजिशन के लिए। शेख रशीद साहब ने आज कहा है कि नाकामी की सूरत में भी वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े चैलेंजिंग हो जाएंगे अपोजिशन के लिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, यू कैन से कि हमेशा पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि अपना, हम पहले पॉलिटिकल पार्टी है बाद में हुकूमत है, या अगर हुकूमत भी है तो साथ हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। पॉलिटिकल पार्टी का काम है या हुकूमत का काम है कि अपनी परफॉर्मेंस बताए, वो अपना परफॉर्मेंस कंपैरिजन दे, वो अपने आप कह लें कि उसके जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो करे, उसकी जो आप कह लें जो उसका माजी है, जो उसकी स्ट्रगल है, जो उसकी जमहूरियत के लिए यू कैन से उसकी कंट्रीब्यूशन है, उसका जिक्र करे, तो कंपैरिजन करे। ये हमने करना
کرنا ہے, کیوں نہیں کرنا, کیوں نہیں کریں گے بھائی, ٹھیک ہے, وہ آج بھی کر رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے. سو ہمارے پاس چونکہ یو کین سے کہ ہم عوام کو موبلائز کرنے کا جو ریکارڈ ہے وہ ہمارا زیادہ روشن ہے, زیادہ مطلب اسٹرانگ ہے. اور پھر یہ کہ ہم کسی ایک صوبے کی, کسی ایک سینٹر ایریا کی جماعت نہیں ہے, ہم سارے پاکستان میں چونکہ ہیں. سو ہماری جسے کہتے ہیں نا یو کین سے ایجیٹیشنل صلاحیت ہے یقیناً باقی لوگوں سے بہت زیادہ. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں اسٹریٹ پاور آج بھی آپ کے پاس ہی زیادہ ہے, پی ٹی آئی کے پاس بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. سارے ملا کے اتنے نہیں کر سکتے, یہ سارے ملا کے وہ نہیں کر سکتے جو ہمارے پاس آ جائے. ٹھیک ہے, میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا جمشید اقبال چیمہ صاحب, افنان صاحب آپ کا, سسی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.